हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनडी क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की केमिस्ट्री में परमाणु का आधुनिक मॉडल। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत और श्रोडिंगर की जो तरंग समीकरण थी उसको समझाया था, और आज हम परमाणु के आधुनिक मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, ये जो आधुनिक मॉडल है ये मैंने एक पूरा हेडिंग बना दिया है। अब इस हेडिंग के अंदर मैं आपको बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ाऊंगा और उन सब टॉपिक्स को मैं 2 वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। आज ये वाली वीडियो और इससे नेक्स्ट वाली वीडियो। अब ये जो आपका परमाणु का आधुनिक मॉडल है ये किसने दिया था? ये दिया था साइंटिस्ट इरविन श्रोडिंगर ने। जो उन्होंने अपनी तरंग समीकरण दी थी उसके आधार पर ही उन्होंने मॉडल दिया था। अब इस मॉडल में मैंने क्या किया है, जो भी शेष बचे हुए टॉपिक्स हैं आगे के, जैसे हुंड का नियम हो गया, पाउली का नियम हो गया, अफबाउ का नियम हो गया, उन सब कुछ मैंने ऐड कर दिया है। ठीक है, तो पूरे हेडिंग को मैंने यहाँ पर परमाणु का आधुनिक मॉडल नाम दे दिया है, जिससे कि आप उन अगले टॉपिक्स को इसके अंदर सब हेडिंग यानी उप हेडिंग के रूप में पढ़ पाओ। तो इस टॉपिक को हम बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ेंगे। इसको आपको इंपॉर्टेंट लेकर के चलना है। क्यों? क्योंकि इससे क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, और ये क्योंकि हमारा परमाणु का आधुनिक मॉडल है तो ये वैसे भी इंपॉर्टेंट होता ही है। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों 3 वीडियो में अब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इससे नेक्स्ट चैप्टर है हमारा तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, यानी उसमें हमें पीरियोडिक टेबल को पढ़ना है। तो आइए इस चैप्टर को समाप्ति की ओर लेकर के चलते हैं। तो हमारा टॉपिक है परमाणु का आधुनिक मॉडल। तो जो परमाणु का आधुनिक मॉडल था ये दिया था साइंटिस्ट श्रोडिंगर ने। किसने दिया था भाई? श्रोडिंगर ने दिया था। अब जो श्रोडिंगर थे, श्रोडिंगर साइंटिस्ट ने अपनी एक तरंग समीकरण दी थी। क्या दी थी? एक तरंग समीकरण दी थी, जो कि आप सभी जानते हो। वो तरंग समीकरण थी डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम इंटू ई माइनस वी इंटू साई अपॉन एच स्क्वायर इक्वल 0। ये हमारी इक्वेशन थी। अब इस इक्वेशन में मैंने आपको क्या बताया था? इस इक्वेशन में मैंने आपको बताया था कि जो ये साई होता है, अगर हम इस साई का स्क्वायर कर दें तो साई स्क्वायर क्या दिखाता है? साई स्क्वायर यहाँ पर दिखाता है न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना, की जो न्यूक्लियस है हमारा उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना। और ये इलेक्ट्रॉन कहीं तक भी मिल सकता है, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन न्यूक्लियस के चारों ओर का वह क्षेत्र, न्यूक्लियस के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना 95 से 98% यानी 90% के ऊपर 95 से 98% तक होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम कक्षक। अब यहाँ पर हमें आज की वीडियो में कक्षक को, उपकक्षा को और कक्षा को, यानी कोश, उपकोश और कक्षक, इनको ही डिस्कस करना है। अब कक्षक की डेफिनेशन दोबारा सुनिए। क्या? कि न्यूक्लियस के चारों ओर का वह क्षेत्र, वह 3D क्षेत्र। 3D क्यों है? क्योंकि जो हमारी श्रोडिंगर की समीकरण है वो एक्स वाई जेड तीनों फलनों में है, तीनों अक्षों में है इसलिए। और जो भी चीज एक्स वाई जेड तीनों में होती है वो क्या होती है? वो हमारी 3D होती है। अब न्यूक्लियस के चारों ओर का वह 3D क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना 95 से 98% तक होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कक्षक, यानी ऑर्बिटल। ऑर्बिटल बोलते हैं। अब ऑर्बिटल हमारे कितने होते हैं और ऑर्बिटल किस तरीके से परमाणु में व्यवस्थित होते हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं कि परमाणु में व्यवस्था किस तरीके से होती है। तो जब कक्षक का पता लगाया गया तो पहला पॉइंट, तो अब तक तो मैंने कोई भी आपको एक तरीके से पॉइंट बताया नहीं है इस मॉडल का। तो श्रोडिंगर के परमाणु मॉडल का पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट अब देखते हैं क्या था। ये तो मैंने आपको पहले वाली वीडियो को रिवीजन करवाया है। पहला पॉइंट था कि जो हमारा परमाणु होता है, जो हमारा परमाणु होता है, इस परमाणु में क्या होता है? इस परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? इलेक्ट्रॉन कोश के अंदर होते हैं, यानी कक्षा जिसको हम बोलते हैं, कोश के अंदर होते हैं। और कोश के अंदर कहाँ होते हैं? उपकोश में होते हैं। और उपकोश के भी अंदर कहाँ होते हैं? उपकोश के भी अंदर होते हैं वो कक्षक में। कहाँ होते हैं? कक्षक में। कक्षक को हम ऑर्बिटल भी बोलते हैं, ऑर्बिटल भी बोलते हैं। तो आपको पता लग गया होगा कि जो परमाणु है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? कोश में होते हैं। कोश में भी कहाँ? उपकोश में। उपकोश में भी कहाँ? कक्षक में। इसको समझिए, जैसे आप किसी शहर में रहते हो या आप किसी गांव में रहते हो, तो गांव तो क्या हो गया? गांव तो हो, और आप अपने आप को मान लीजिए कि आप इलेक्ट्रॉन हैं। आप मान लीजिए कि आप इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। तो गांव या शहर जिसमें आप रहते हो वो तो क्या हो गया? वो तो हो गया कोश। क्या हो गया? कोश। अब उस गांव या शहर के अंदर आप किसी घर में रहते होंगे, तो वो घर क्या हो गया? वो घर हो गया उपकोष। और उस घर के अंदर आप किसी रूम में रहते होंगे, किसी रूम में रहते होंगे,
या फिर गैलरी में रहते होंगे तो वो क्या होगा, वो हो गया कक्षक। यानी एक तरीके से हम समझ सकते हैं कि ये घर, ये कमरा और ये क्या हो गया, सॉरी ये तो हो गया आपका शहर और ये हो गया आपका कमरा, या फिर ये होता है आपका घर और ये हो गया आपका कमरा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन आप क्या मान सकते हो, स्वयं। अगर हम स्वयं को इलेक्ट्रॉन माने तो हम जिस गांव या शहर में रहते हैं तो वो शहर तो हो गया कोश की तरह, और उस शहर में हम किसी घर में रहते होंगे तो वो घर किसकी तरह हो गया, वो घर हो गया उपकोष की तरह, और उस घर में भी हम किसी कमरे में रहते होंगे, वो कमरा किसकी तरह हो गया, वो कमरा हो गया ऑर्बिटल की तरह यानी कक्षक की तरह। ठीक है, तो इस तरीके से परमाणु में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ये बात किसने बताई थी, श्रोडिंगर ने बताई थी अपने परमाणु मॉडल, अपने आधुनिक परमाणु मॉडल में। तो ये उस आधुनिक परमाणु मॉडल का पहला पॉइंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब जो सेकंड पॉइंट है क्या है, कोश के बारे में हमने पढ़ रखा है। कोश के बारे में आपने 9th में भी पढ़ा होगा कि कोश किनको बोलते हैं। देखिए कोश क्या होती हैं, बोहर ने बताया था कि जो हमारा सेकंड पॉइंट क्या है इस मॉड्यूल का, कि जो कोश क्या होती हैं, कोश न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर, न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होते हैं, सर्कुलर यानी वृत्तीय पथ होते हैं, सर्कुलर पाथ होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं कोश, जिनमें इलेक्ट्रॉन घूमता है। यानी एक तरीके से जो कोश क्या है, कोश है हमारे ये सर्कुलर पाथ, इनमें इलेक्ट्रॉन रिवोल्यूशन करता है। अब उपकोश क्या है, देखिए अब जो कोश है, कोश हमारी के एल एम एन इस तरीके से होती है, या फिर हम इनको कैसे डिनोट करते हैं, हम इनको 1 2 3 4 से भी डिनोट कर लिया जाता है। जो बोहर की थ्योरी है, यानी जो बोहर का मॉडल है, बोहर कहते हैं कि आप कोशों को के एल एम एन से डिनोट कीजिए, लेकिन और हाँ जरूरी नहीं है एन तक ही होंगी, आगे तक भी हो सकते हैं, के एल एम एन ओ पी इस तरीके से हो सकती हैं। और आधुनिक परमाणु मॉडल में क्या कहा गया है, आधुनिक परमाणु मॉडल में कहा गया है कि आप कोश को 1 2 3 4 ऐसे नंबर से डिनोट कीजिए, 5 6 7 8 9 इस तरीके से। अब ये तो हो गई हमारी कोश। अब बात आती है उपकोश की। तो मैंने आपको बताया था शहर के अंदर घर होगा, यानी कोश के अंदर क्या होती है, उपकोश होती है। कोश के अंदर क्या होती है, कोश के अंदर उपकोश होती है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैं इनको 1 2 3 4 से कोशों को डिनोट करूंगा। अब जो हमारी उपकोश होती है, कोश तो होगा इस तरीके से, ये सेकंड पॉइंट है आपका। तो यहाँ पे हमने कोश लिखा, कोश। तो मान लीजिए पहली कोश, ये पहली कोश है, यहाँ पर हम उपकोश लिखेंगे, क्या लिखेंगे, उपकोश। तो पहली कोश के अंदर एक उपकोश होती है जिसको हम बोलते हैं एस, क्या बोलते हैं, एस। इसको आप हटा दीजिए, इसकी अब जरूरत नहीं है। तो भाई ध्यान से सुनिएगा, जो पहली कोश होती है, पहली कोश के अंदर एक उपकोश होती है जिसको हम एस बोलते हैं। जो दूसरी कोश होती है, दूसरी कोश के अंदर 2 उपकोश होती हैं, एस और पी, एस और पी। तीसरी उपकोश के अंदर 3 उपकोश होती हैं, एस पी डी। और चौथी कोश के अंदर 4 उपकोश होती हैं, एस पी डी एफ। और 5 के अंदर कितनी होंगी, अब जैसे जैसे ऐसे बढ़ते जाएंगे तो ऐसे उपकोशों की संख्या भी बढ़ती जाएगी, लेकिन हमको कहां तक इंपॉर्टेंट है, हमको भी समझना है यहाँ 4 तक का, कि 1 2 3 4 ये 4 कोश हैं। पहली कोश के अंदर एक उपकोश होगी एस, दूसरी कोश के अंदर 2 उपकोश होंगी एस पी, तीसरी कोश के अंदर 3 उपकोश होंगी एस पी डी, चौथी कोश के अंदर 4 उपकोश होंगी एस पी डी एफ। ऐसे ही 5 के अंदर 5, 6 के अंदर 6, लेकिन आगे भी इसी तरीके से नाम होते हैं, लेकिन आपको केवल एफ तक का ही स्टडी करना है इंटरमीडिएट क्लास के अंदर, क्योंकि यहीं तक यूपी बोर्ड सिलेबस देता है। अब हम कक्षा को देख लेते हैं, यानी अब हम पहुंचते हैं कमरे में। पहले हम कहाँ थे, शहर में थे, फिर हम कहाँ पहुंचे, घर में पहुंचे, फिर हम अब हम कहाँ पहुंचेंगे, अब हम कमरे में पहुंचेंगे। तो देखिए जो ये एस उपकोश है, इस एस उपकोश के अंदर कितने कक्षक हैं, इस एस उपकोश के अंदर एक ही कक्षक है एस, यानी कोश एक के अंदर एक उपकोश है एस, और उस एक उपकोश एस के अंदर एक ही कक्षक है जिसको हम एस ही बोलते हैं। ठीक है, अब जो हमारी दूसरी कोश है, दूसरी कोश के अंदर 2 उपकोश हैं एस और पी। अब जो हमारी एस उपकोश है, एस उपकोश में तो एक ही कक्षक होता है एस, जैसे कि हमने बताया, लेकिन पी उपकोश के अंदर 3 कक्षक होते हैं। पी उपकोश के अंदर 3 कक्षक होते हैं, एक तो होता है पी एक्स, एक पी वाई, एक पी जेड। ठीक है, जो आपकी सेकंड कोश है, सेकंड कोश के अंदर 2 उपकोश होंगी एसपी, और उन 2 उपकोश एसपी के अंदर किस तरीके से होगा, एस के अंदर तो एक ही ऑर्बिटल होगा, एक ही कक्षक होगा एस, और जो पी उपकोश है, पी उपकोश के अंदर 3 कक्षक होंगे, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। ठीक है, अब जो हमारी एसपीडी है, एसपीडी में आप थोड़ा सा देखिए,
अब तीसरी कोष में 3 उपकोष होंगे एसपीडी, और इसमें से एस उपकोष में एस कक्षक होगा, पी उपकोष में 3 कक्षक होंगे, वही पीएक्स, पीवाई और पीजेड। और डी में कितने होंगे, देखिए डी में कितने होंगे, ये एक के हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इस तरीके से। यानी जो हमारी डी उपकोष है, डी उपकोष में 5 कक्षक होंगे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। ये कक्षकों को प्रदर्शित करने के तरीके हैं केमिस्ट्री के अंदर। अब इसी तरीके से 4 में होगा। अब 4 में एस के अंदर तो एक ही होगा, एस, पी के अंदर 3 होंगे, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, डी के अंदर कितने होंगे, डी के अंदर 5 होंगे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। एफ के अंदर 7 ऑर्बिटल होते हैं, एफ उपकोष के अंदर 7 ऑर्बिटल होते हैं, और 7 ऑर्बिटलों के नाम और उनका वर्णन आपके पाठ्यक्रम के अंदर नहीं है, यूपी बोर्ड ने मेंशन नहीं किया, ना ही एनसीईआरटी के अंदर है, तो आपको केवल डी तक का ही पढ़ना है। बस इतना ध्यान रखिए कि जो आपकी एस उपकोष होती है, एस उपकोष के अंदर एक कक्षक होता है एस। जो आपकी पी उपकोष होती है, पी उपकोष के अंदर 3 कक्षक होते हैं, पी, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। जो डी उपकोष होती है, डी उपकोष के अंदर 5 कक्षक होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। और जो हमारी एफ उपकोष होती है, एफ उपकोष के अंदर 7 ऑर्बिटल यानी 7 कक्षक होते हैं, उनका नाम और चित्र आपको नहीं पढ़ना है, और ना ही मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर भी लिख सकते हो। यानी अगर मैं बात करूं, जो मेरी कोष 1 है, कोष 1 के अंदर कितने उपकोष हैं, तो एक उपकोष है, और कितने कक्षक हैं, एक ही कक्षक है एस। ठीक है। जो मेरी कोष 2 है, कोष 2 के अंदर, इस कोष के अंदर कितने उपकोष हैं, इस कोष के अंदर 2 उपकोष हैं, एक तो एस और पी। और कितने कक्षक हैं, 4 कक्षक हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तीसरी कोष के अंदर कितनी उपकोष हैं, एसपीडी 3 उपकोष हैं, और कितने कक्षक हैं, तो देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने कक्षक हैं इसके अंदर, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कक्षक हैं। और जो आपकी चौथी वाली कोष है, चौथी वाली कोष के अंदर 4 उपकोष हैं, एस पी डी एफ, और कितने कक्षक होंगे, देखिए एस पी डी एफ यहां तक का तो कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, और जो एफ है, एफ के साथ हो जाएंगे, 9 और 7 कितने होते हैं, 9 और 7 होते हैं 16। कितने होते हैं, 16। यानी इसके अंदर 16 कक्षक हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो ये मैंने आपको कोष और कक्षक के बारे में बताया, यही हमारे आधुनिक परमाणु मॉडल में हमको ज्यादातर पढ़ना है। अब हम, अगर आपको ये चीज समझ में ना आई हो तो आप इस पार्ट को, वीडियो को दोबारा देखिएगा और इनके अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कीजिए और इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा कक्षकों को हम दिखाते कैसे हैं। देखो जो हमारी कोष होती हैं, कोष को तो हम लोग कैसे दिखाते हैं, कोष को हम दिखाते हैं भाई हमेशा सर्कुलर पाथ से, ठीक है। लेकिन जो हमारे कक्षक होते हैं, कक्षकों को हम कैसे दिखाते हैं, तो देखिए कक्षकों को हम दिखाते कैसे हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। बेसिकली रियलिटी में ऐसे कक्षक होते नहीं है, रियलिटी में उनकी आकृतियां कैसी होती है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन बेसिकली हम कक्षक को दिखाते कैसे हैं वो देख लीजिए। तो कक्षक को हम हमेशा एक डब्बे से दिखाते हैं ऐसे, और एक कक्षक में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, अगर आपके पास 1 ऑर्बिटल है तो उस 1 ऑर्बिटल में आप मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, मैक्सिमम, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन भरने कैसे हैं, तो देखिए इलेक्ट्रॉन को हम कैसे दिखाते हैं, इलेक्ट्रॉन को हम या तो ऐसे दिखाते हैं या ऐसे दिखाते हैं, ये तो तीर का निशान ऊपर, तीर का निशान नीचे। तो एक कक्षक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आप भर सकते हो, कितने, 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। अब मान लीजिए आप यही कक्षक है, तो इस कक्षक में किस तरह से भर जाएंगे, मान लीजिए आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक को तो आप ऐसे भर दोगे, पहले वाला हमेशा ऊपर को भरना है, दूसरे वाला नीचे को। ये वाला जो फिलिंग है वो सही है, लेकिन सेकंड वाली अगर मैं ऐसे कर दूं तो ये गलत हो जाएगी, अगर मैं ऐसे कर दूं तो ये भी गलत हो जाएगी। पहले वाला आपको ऊपर को भरना है, दूसरे वाला नीचे को भरना है, ठीक है। दोनों एक और को नहीं भरने हैं। अब देखिए, अब मैंने आपको बताया है कि कक्षक को हम ऐसे दिखाते हैं, या फिर कुछ बुक्स के अंदर कक्षक को कैसे दिखाया जाता है, कुछ बुक्स के अंदर कक्षक को ऐसे भी दिखा दिया जाता है गोले से। अब इस गोले के अंदर भी आप लोग इलेक्ट्रॉन भर सकते हो ऐसे, ये भी सही है, लेकिन बेसिकली आप डब्बे से दिखाएं तो आपके लिए ज्यादा सुटेबल रहेगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि
एक कक्षक में तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और एक कक्षा में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? एक कक्षा में मैक्सिमम 2n² इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। आपको पता है इस बात का, 2n², बोहर के परमाणु मॉडल में आपको पढ़ाया हुआ है मैंने। अब हम लोग कक्षकों की आकृतियों को समझ लेते हैं। देखिए, जो हमारा एस कक्षक है, जो हमारा एस कक्षक है वो कैसा होता है? देखिए, तो जो हमारा एस कक्षक है, एस कक्षक होता है हमारा ऐसे गोलाकार, बिल्कुल ये हमारा गोलाकार कक्षक होता है, और ये कक्षक तीनों अक्षों पर, तीनों एक्सिस पर बिल्कुल समान रूप से वितरित होता है। ऐसे, ऐसे और ऐसे समान रूप से वितरित होता है, एक्स वाई जेड। परमाणु को भी हम अक्षों के आधार पर समझाते हैं। तो जो हमारा एस कक्षक है ये गोलाकार है, और ये तीनों अक्षों पर, एक्स पर भी, वाई पर भी, जेड पर भी समान रूप से वितरित होता है। और एक बात वो है कि ये जो कक्षक है आपका एदिशिक कक्षक है। एदिशिक, एदिशिक का मतलब होता है नॉन डायरेक्शनल, मतलब जिसकी कोई डायरेक्शन ना हो, ऐसे कक्षक को हम क्या बोलते हैं? एदिशिक कक्षक बोलते हैं। और केवल एस कक्षक ही एक ऐसा कक्षक है जो एदिशिक होता है। और कॉपी पर हम इसको, जब हमें इलेक्ट्रॉन फिल करने हो, कैसे दिखाएंगे? ऐसे डब्बे से दिखा देंगे। और इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो गोलाकार प्लस एदिशिक कक्षक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। दोबारा बता रहा हूं कि ये तीनों अक्षों पर समान रूप से वितरित होता है, गोलाकार होता है और एदिशिक होता है, मतलब इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, बिल्कुल सर्कल है, गोला सा है, ठीक है, गोलाकार होता है, ना कि वृत्ताकार। कक्षक जो है आपके सारे 3D होते हैं, कोई भी 2D में नहीं होता, ठीक है, क्योंकि श्रोडिंजर की तरंग समीकरण से हम इनको प्राप्त करते हैं। और जो श्रोडिंजर की तरंग समीकरण है वो तीनों अक्षों में है, एक्स वाई जेड। अब हम पी कक्षक को समझ लेते हैं। देखिए, तो बेसिकली बात क्या है, जो हमारा पी उपकोष है, पी उपकोष के अंदर 3 कक्षक होते हैं, मैंने आपको बताया है। पी उपकोष, और पी उपकोष के अंदर कितने कक्षक होते हैं? 3 कक्षक। 3 कक्षक होते हैं, एक तो पी एक्स, एक पी वाई, एक पी जेड। 3 कक्षक इसके अंदर होते हैं। अब पी एक्स का मतलब है एक्स एक्सिस पर, वाई का मतलब है वाई एक्सिस पर, जेड का मतलब है जेड एक्सिस पर। तो मैं तीनों बना रहा हूं इस तरीके से। तो जो पी एक्स, ये एक्स वाई जेड, तो मैं एक्स पे बना दिया अभी, ये हमारा पी एक्स हो गया। वाई पर अगर हम बनाए तो कुछ इस तरीके से बनेगा, एक्स वाई जेड, इस तरीके से। ये थोड़ा सा अनसिमेट्रिकल हो गया। इस तरीके से। और अगर आप पी जेड वाला बनाओगे तो वो कुछ ऐसा बनेगा, वो जेड एक्सिस पर बन जाएगा। तो जिस कक्षक के नीचे जिस एक्सिस का नाम लिखा हुआ है वो ये आपको बनाना है। ये पी एक्स है, पी वाई है, पी जेड है, तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पर बना दिया, पी एक्स कहलाया। यहाँ पर वाई पर बना दिया तो ये पी वाई कहलाया, और यहाँ पर मैंने इसको जेड पे बना दिया तो ये क्या कहलाया? ये पी जेड कहलाया। अब जो हमारे पी कक्षक होते हैं, जो पी कक्षक हैं, ये डायरेक्शनल है, ये एदिशिक नहीं है जैसे इस कक्षक था, ये डायरेक्शनल है। और ये कितने होते हैं? 3 होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। और तीनों को हम डिब्बे से दिखाते हैं। इसको भी हम बेसिकली एक डिब्बे से दिखाते हैं, इसको भी डिब्बे से, और इसको भी डिब्बे से। और तीनों डिब्बों को एक जगह जोड़ दो इस तरीके से। इसको हम ऐसे संयुक्त रूप से दिखाते हैं। ये पी एक्स हो गया, ये पी वाई, और ये पी जेड, इस तरीके से हम दिखाते हैं। अब इनमें इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि जो पी उपकोष है, जो पी उपकोष है, पी उपकोष में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? तो पी उपकोष में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। क्यों? देखिए, पी उपकोष में 3 कक्षक होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। और एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। अब यहां पर भी मैंने 2 भर दिए, यहां पर भी 2 भर दिए, और यहां पर भी 2 भर दिए, यानी कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से जो हमारी पी उपकोष है, पी उपकोष में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि एक पी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो एक पी कक्षक में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं कि जो एस उपकोष है, एस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, वहां पे 2 ही आएंगे। क्यों? क्योंकि एस कक्षक, एस उपकोष में एक ही कक्षक होता है, और एक कक्षक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसलिए वहां पर भी 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये हमारे हो गए पी एक्स,
पी वाई पी जेड। और इनकी आकृति कैसी होती है? ये गोलाकार नहीं होते, ये डंबल होते हैं, डंबल जैसी आकृति होती है। कैसी? डंबल। लिखेंगे कैसे? ऐसे, डम्बेल, डम्बेल, डम्बेल इनकी शेप होती है। आप देख सकते हैं जैसे डम्बेल टाइप शेप है इनकी, यहाँ पर भी डम्बल टाइप है, यहाँ पर भी डम्बल टाइप शेप है, एक तरीके से डमरू। तो ये इनकी शेप हो गई। ये हमारा पी कक्षक हो गए सारे। अब हम डी कक्षकों को समझेंगे। तो जो हमारी ड्यूब कोष को हमें देखना पड़ेगा। जो हमारी ड्यूब कोष है, ड्यूब कोष में कितने कक्षक होते हैं? ड्यूब कोष में 5 कक्षक होते हैं, मैंने आपको बताया है। कौन कौन से? एक तो डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये जो संकेत है ना, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये आपको थोड़ा सा डी के नीचे लिखने हैं। भले ही मैंने यहाँ पर इनको थोड़ा सा समान सा कर दिया, लेकिन आपको हमेशा इनको डी के नीचे लिखना है। अब यहाँ पर एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि जो यहाँ पर ये 3 ऑर्बिटल हैं, इन 3 ऑर्बिटल को हम बोलते हैं निरक्षीय कक्षक, क्योंकि हमारी एक्सिस पर नहीं होते, ये अक्षों पर नहीं होते, ये बिटवीन द एक्सिस होते हैं। कहाँ होते हैं? बिटवीन द एक्सिस। ये बिटवीन एक्सिस होते हैं। और जो ये 2 कक्षक हैं, ये होते हैं हमारे अक्षीय कक्षक। कौन से कक्षक? अक्षीय। और ये ऑन एक्सिस, ये एक्सिस पर होते हैं। कहाँ होते हैं? एक्सिस पर। तो इसलिए इनको अक्षीय कक्षक और इनको निरक्षीय कक्षक बोला जाता है। तो ये हो गए हमारे निरक्षीय कक्षक, ये हो गए हमारे अक्षीय कक्षक, क्योंकि ये बिटवीन द एक्सिस होते हैं और ये ऑन द एक्सिस। अब इनकी शेप मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इनकी शेप आपको पढ़नी है सिलेबस के अंदर। अब देखिए, तो जो हमारी ड्यूब कोष होती है, ड्यूब कोष में 5 कक्षक होते हैं। कितने? 5 कक्षक। एक तो डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। अब आइए एक एक करके इनकी आकृति को समझते हैं। तो जो हमारा पहला कक्षक है डी एक्स वाई, ये कुछ ऐसा होता है। यहाँ पर आपको एक्सिस बनानी है, तो यहाँ पर एक्स वाई लिखा है। एक्स वाई का मतलब है एक्स और वाई एक्सिस के बीच में, बिटवीन द एक्स एंड वाई एक्सिस। तो ये एक्स हो गई, ये वाई हो गई। कैसे बनाएंगे? इस तरीके से। तो ये हो गया आपका डी एक्स वाई कक्षक। कौन सा कक्षक? डी एक्स वाई कक्षक, क्योंकि ये एक्स और वाई एक्सिस के बीच में है। सेकंड है हमारा डी वाई जेड, डी वाई जेड। तो डी वाई जेड कैसा होता है? अब यहाँ पर वाई जेड लिखा है। वाई जेड का मतलब क्या है? वाई जेड का मतलब है वाई और जेड एक्सिस के बीच में। वाई और जेड, इस तरीके से हमारी ये 2 एक्सिस हो गई। अब यहाँ पर आप लोग देखिए, तो ये हो गया हमारा वाई और जेड एक्सिस के बीच में, इसलिए हमने इसको बोला डी वाई जेड। अब हम तीसरा समझेंगे डी जेड एक्स। कौन सा समझेंगे? डी जेड एक्स। जो तीसरा है वो है हमारा डी जेड एक्स, और इसको आप लोग डी एक्स जेड भी लिख सकते हो, कोई मना नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ पर अब ये यहाँ पर जेड एक्स लिखा हुआ है, यानी एक्स और जेड एक्स के बीच में होगा, एक्स जेड।
इस तरीके से। यहाँ पर थोड़ी बहुत मुझसे गलती हो सकती है, लेकिन आपको बिल्कुल सही सिमेट्री से खींचना है, बहुत अच्छे से। हो सके तो आप जो मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनकी सहायता से आप इनको खींच सकते हैं, स्केल वगैरह की सहायता से। अब ये हो गया हमारा डी जेड एक्स एक्सिस। बस आपको ध्यान रखना है कि जो दो एक्सिस यहाँ पर लिखी होंगी उनके मिडिल में होगा। अब हम दो दो अलग ऑर्बिटल को समझते हैं जो कि हमारे ऑन द एक्सिस होते हैं, यानी अक्षीय कक्षक। आइए उनको देखते हैं। तो जो हमारा फोर्थ ऑर्बिटल है वो है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो जो हमारा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल होता है वो कैसा होता है, देखिए वो कुछ ऐसा होता है। एक्स और वाई एक्सिस यहाँ पर हो गई। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी ये अक्षीय है तो मतलब ये अक्षों पर होगा। तो इस तरीके से आप इसको बना दीजिए। यहाँ पर मैंने थोड़ा इधर ज्यादा निकाल लिया, इधर कम। आपको बिल्कुल सिमेट्री से करना है। ये हो गया हमारा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल। अब जो हमारा फिफ्थ ऑर्बिटल है वो है डी जेड स्क्वायर। ये भी एक एक्सियल ऑर्बिटल है। तो उसको कैसे बनाओगे, ऐसे। यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से होगा। तो ये कुछ इस तरीके से आपका ऑर्बिटल डिजाइन होता है। अभी हमारा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया और ये हमारा डी जेड स्क्वायर हो गया। इस डायग्राम को आप थोड़ा सा और फेयर तरीके से बनाना, कुछ ऐसे। ये यहाँ पर मैंने 2D में बनाया है, लेकिन जो कक्षक होते हैं हमारे वो 3D होते हैं। तो आप इसको 3D में देखना एक बार इंटरनेट पर, वहां पर आपको बहुत बेटर तरीके से दिखेगा। तो ये हमारे 5 कक्षक हो गए, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये डी जेड स्क्वायर। अब प्रत्येक कक्षक को इसमें हम एक डब्बे से दिखाते हैं इस तरीके से। तो जब हम पांचों डब्बों को जोड़ देंगे तो पूरी डी उपकोष बन जाएगी ऐसे। तो ये हमारे 5 डब्बे हो गए, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। इनमें से प्रत्येक में 2-2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो इस तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि पूरी डी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो पूरी डी उपकोष में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कैसे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो पूरी डी उपकोष में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब एक बात और, आप इलेक्ट्रॉन को मैंने आपको बताया कि आप ऐसे या ऐसे दिखाएं, लेकिन आप ऐसे या ऐसे दिखाकर ना दिखाकर ऐसे भी दिखा सकते हो। इस ऊपर वाले को ऐसे और नीचे वाले को ऐसे, यानी हाफ एरो। हाफ एरो से भी बुक में मिलता है, ये भी सही रिप्रेजेंटेशन है। अब ये हमारा डी उपकोष हो गया, यानी डी कक्षक हो गया पूरा। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एफ कक्षक के बारे में। तो एफ कक्षक के बारे में आपको केवल इतना जानना है कि जो हमारा एफ कक्षक होता है, सॉरी इसमें एक बात रह गई, डी कक्षक की आकृति। तो जो डी कक्षक की आकृति होती है वो कैसी होती है, वो डबल डंबल। कैसी होती है, डबल डंबल। पी उपकोष की आकृति होती है डंबल, लेकिन इसकी कैसी होती है, डबल डंबल, द्विडंबल शेप इसकी होती है। अब हम लोग एफ कक्षक को पढ़ लेते हैं। अब एफ कक्षक के बारे में आपको केवल थोड़ा सा सुनना है। तो जो एफ कक्षक होता है, एफ कक्षक का ना तो आपको नाम पढ़ने अलग अलग, और ना ही आपको क्या पढ़ना है उसमें उनकी शेप्स। केवल आपको इतना पढ़ना है कि जो एफ कक्षक होता है, एफ कक्षक में, या आप कहें कि एफ उपकोष, एफ उपकोष में कितने ऑर्बिटल होते हैं, कितने कक्षक होते हैं, 7 कक्षक होते हैं। कितने होते हैं, 7 कक्षक। यानी वहां पर 5 डिब्बे ना बनकर 7 डिब्बे बना देना आप लोग, और इस हिसाब से कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो 14 इलेक्ट्रॉन इस हिसाब से फिल हो जाएंगे। बस केवल आपको इतना उसमें ध्यान रखना है। अब ये आज हमारा कक्षक का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा सा उपकोष के बारे में मैं आपको 1-2 बात बताना चाहता हूँ यहाँ पर, उनको देख लीजिए। तो देखिए हमारे पास 4 उपकोष होती हैं, एस पी डी एफ, एस पी डी एफ, इस तरीके से 4 उपकोष होती हैं। तो यहाँ पर पहली बात, दूसरी बात, तो ये बात आपको पूरी केमिस्ट्री में काम आएंगी। देखिए अगर मैं आपसे बताऊं इन उपकोषों की ऊर्जा का क्रम, किसका क्रम, ऊर्जा का क्रम, तो देखिए किस कैसे होगा। तो इस तरीके से होगा,
इनकी जो ऊर्जा का क्रम होता है कुछ ऐसे होता है, इसको हम बोलते हैं ऊर्जा। और अगर मैं आपको बताऊं शील्डिंग, शील्डिंग तो शील्डिंग कुछ ऐसे होती है। अब ये ऊर्जा का क्रम और शील्डिंग का क्रम क्या है, इसको मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन अभी आप इन दो चीजों को नोट कर लीजिए कि जो चार कोश होती हैं एस पी डी एफ, इनको आप लोग कैसे कैसे डिनोट करते हो, सबसे कम एस की, फिर पी की, फिर डी की, फिर एफ की। और एस पी डी एफ का जो शील्डिंग ऑर्डर है, शील्डिंग ऑर्डर सबसे ज्यादा एस का होता है, फिर पी का, फिर डी का, फिर एफ का। अब ऊर्जा को आप लोग जानते हो क्या होती है, एनर्जी होती है एक तरीके की। लेकिन शील्डिंग क्या होती है, देखिए शील्डिंग का मतलब क्या है, शील्डिंग का मतलब है यहाँ पे आपका सेंटर में न्यूक्लियस है, क्या है, न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के यहाँ पर शेल्स होंगी, मान लीजिए ये वाली शेल आपकी आउटर है, मतलब सबसे बाहरी कक्षा है। तो जो ये बीच वाली शेल होंगी दो, इनमें क्या होंगी, इनमें उपकोष भी होंगी। तो ये जो उपकोष क्या करती हैं, ये उपकोष इस न्यूक्लियस का इस आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉनों पर फोर्स को कम करती हैं। क्या करती हैं, कम करती हैं। और उस फोर्स को कम करने की जो प्रॉपर्टी है वही शील्डिंग है। तो सबसे ज्यादा कम कौन करता है, एस करता है, उससे ज्यादा कम पी करता है, उससे ज्यादा कम डी करता है, उससे ज्यादा कम एफ करता है, इस तरीके से। और ये वाली चीज आपको थर्ड चैप्टर यानी जो तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण है वहां काम आएगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को जितना हो सके लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी बेनिफिट हो सके। और मैं जल्दी ही जो पूरा सिलेबस है क्लास 11 का वो चैनल पर अपलोड कर दूंगा। और वैसे भी आप उसको यूपी बोर्ड की जो साइट है वहां से देख सकते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होगा इस चीज का कि सिलेबस क्या है 2024 से 25 का। तो जो सिलेबस प्रीवियस ईयर दिया गया था यूपी बोर्ड के द्वारा वही सिलेबस है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।